हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी सीरीज में बहुत सारा काम किया है। क्लास नाइन्थ टेंथ और 11th का एनसीईआरटी अभी हम फिनिश करने वाले हैं। तो ये क्लास 11th का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम थोड़े से वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, चार्ट्स मैप्स के बारे में जानेंगे, जो कि रिलेटेड है प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी से। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इनमें सारी जानकारी को समझ लीजिए। कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी है, कुछ रीसेंट चीजें हैं जो उसमें दिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए सीखते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, चार्ट्स एंड मैप्स, चैप्टर नंबर 8, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 8, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, मैप्स एंड चार्ट्स के बारे में इसमें जानेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी का ही पार्ट है और इसमें वेदर शब्द यूज किया गया है, जहां से आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तो वेदर बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर टाइम पे स्थित होता है। वहां का कैसा कंडीशन है उस पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ समय के अंतराल पे। बट वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म चीज होती है, मतलब बहुत लंबे समय में, 40 साल 50 साल में वेदर नहीं होता। हम कुछ मिनट्स में, घंटे में, कुछ दिन में ये बात करते हैं। तो वेदर का स्केल जो होता है वो हमेशा इन स्केल में चलता है, यानी कुछ मिनट से लेके कुछ डेज तक जा सकता है, या कुछ मंथ्स की बात हम वेदर चार्ट्स में करते हैं। मल्टीपल ईयर्स की बात जैसे ही हम करने लगते हैं तो वहां पे शब्द आता है क्लाइमेट। तो इसको ध्यान रखिए। और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स खास करके किसके लिए इस्तेमाल होंगे? ओब्वियसली वो उन डेटा के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि पैरामीटर्स है वेदर के कंडीशंस का। तो क्या क्या पैरामीटर होता है? आपको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, विंड चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, क्लाउडीनेस चाहिए। अब इनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। तो आप देखेंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे इन आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो रिकॉर्ड करते हैं। और रियल टाइम अब तो हमें डेटा मिलता है, आप गूगल पे देखते हैं, एक्यू वेदर पे देखते हैं, आई एम श्योर। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इन सब चीजों को देखता है, सुपरवाइज करता है और इनको काम में लाता है। अब आईएमडी के बारे में थोड़ा दिया गया है कि ये 1875 में ब्रिटिश इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, जबकि इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था और अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं आगे कि वेदर फोरकास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वेदर फोरकास्टिंग खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि, खास करके क्योंकि कंट्री हमारा एग्रीकल्चरल है और इसमें मेजॉरिटी अभी भी एक एग्रीरियन इकोनॉमी है। तो वेदर कंडीशन एग्रीकल्चर के साथ पहला चीज जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अगर आपका प्रेडिक्शन, आपको पता है हैवी रेनफॉल होने वाला है, चांसेस ऑफ लाइटनिंग है, फ्लडिंग है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होंगे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी बहुत जरूरत है। तो इसके लिए बैड वेदर कंडीशंस का प्रेडिक्शन के लिए इन सब चीजों का जरूरत है, और जरूरत है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको हम यूज करते हैं। राइट। तो ग्लॉसरी में एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, जो वर्ड्स होते हैं उनके डेफिनेशंस को जरूर पढ़ा करिए। तो वेदर की बात हमने की कि ये एक पर्टिकुलर जगह का है, एक पर्टिकुलर जगह का पैरामीटर्स दिया गया है जिसका एक कलेक्शन है, इनको वेदर एलिमेंट्स कहते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग की बात हमने अभी सीखी कि प्रेडिक्शन किया जाता है कि क्या होने वाला है अगले 2 दिन में, एक दिन में। राइट। अभी तो 10 डेज तक का फोरकास्ट हम देखते हैं। और वेदर ऑब्जर्वेशन जब आपको लेना है तो आपको जरूरत पड़ेगी कि आप कहाँ पे जाएंगे, लोकेशन क्या होगा, और फिर ऑब्जर्वेशन लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे। तो इसीलिए ग्रेजुअली हम इंस्ट्रूमेंट्स को सीखेंगे। तो ग्लोबली मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो है वो 3 लेवल पर रिकॉर्ड किया जाता है। कौन कौन से लेवल है? सरफेस है पहला, नंबर 1। दूसरा है अपर एयर ऑब्जर्वेटरी, नंबर 2। और तीसरा है आपका स्पेस बेस्ड, यानी नंबर 3। तो अब ये 3 प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, सरफेस पे आप किसी जगह पे हाइट के एक पोजीशन पे, किसी बिल्डिंग पे, किसी टावर पे या कहीं पे आप ले सकते हैं। अपर एयर का मतलब हो गया कि कहीं पे आपको अपर प्लेटफॉर्म चाहिए, या तो बहुत बार एयर बलून है, या आपको एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वहां से आप कर रहे हैं। और स्पेस बेस्ड ऑब्वियसली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो स्पेस में आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, वहां से ले रहा है डेटा। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे एपेक्स बॉडी माना जाता है, जिसका स्पेशलाइजेशन है। और ये यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम करता है, कोऑर्डिनेशंस देता है, ऑब्जर्वेशंस देता है। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ लिखी गई हैं एनसीईआरटी में। तो आप एक बार ये कर सकते हैं कि इसको प्लीज इनके वेबसाइट को जाके आप जरूर चेक करिए फ्री टाइम में।
तो वेबसाइट को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे भी आप अगर सोशल मीडिया सर्फ करने में थोड़ा समय दे रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा। एक बार यूनाइटेड नेशंस का ये जो WMO का वेबसाइट है एक बार देख लीजिए, नासा का वेबसाइट देख लीजिए, वेदर चार्ट्स कैसे करते हैं, क्या क्या अपडेट आया है, कोई रिसेंट चीज तो नहीं आई, एक बार देख लेंगे, 5 मिनट का रिवीजन हो जाएगा क्विकली। अब बात करते हैं सरफेस ऑब्जर्वेटरी में। तो सरफेस ऑब्जर्वेटरी की बात हम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, राइट, जहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं, डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कि आज हाईएस्ट कितना जाएगा, लोएस्ट कितना जाएगा, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, विंड, रेनफॉल, ये सारा डेटा जो है हम ग्राउंड बेस्ड स्टेशन पे मेजर करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्वेटरी भी होती है जहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रेडिएशन का डेटा, ओजोन का डेटा, राइट, और भी ट्रेस गैसेस, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, पोल्यूशन का डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, खास करके अर्बन एरियाज के लिए जहां हाईवी पोल्यूशन है, राइट, तो वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। अब इंडिया में अगर बात करें, यहां दिया गया है IMD की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कैटेगरी क्लास 1, राइट। ये क्लास 1 जो है ये ऑब्जर्वेटरी क्या होता है जिसमें आप ये सारे काम करते हैं। क्या क्या फैसिलिटी होता है क्लास 1 ऑब्जर्वेटरी में? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है विंड के स्पीड के लिए, विंड वेन होता है विंड डायरेक्शन के लिए, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए, रेन गेज होता है, राइट, कितना सेंटीमीटर मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। और ये सारा चीज जहां पे होगा उसको क्लास 1 ऑब्जर्वेटरी कहेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे दिया गया है ऑब्जर्वेशंस टेकन इन दीज ऑब्जर्वेटरीज आर नॉर्मली ऑल दीज, तो इसको हम ऑब्जर्वेशंस को लेके और पर्टिकुलरली मैप करते हैं पर्टिकुलर एरियाज में, लोकेशंस में। तो अब बात करते हैं स्पेस बेस्ड का। अब स्पेस बेस्ड आजकल बहुत फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस ऑब्वियसली। तो आप देखेंगे हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, इनसैट सीरीज जो है वो बहुत वैल्यूबल ऑब्जर्वेशन देता है हमको वेदर के लिए। तो अगर कहे वेदर के लिए क्या है तो इनसैट सीरीज, टेम्परेचर, क्लाउड कवर, विंड, ये सब हमको पता चलता है इनसैट सीरीज से, राइट। अब वेदर इंस्ट्रूमेंट पे आए, जो आपने नाम सुना पीछे क्लास 1 ऑब्जर्वेटरीज में क्या क्या होता है, तो देखिए आप दिया हुआ है थर्मोमीटर होता है। तो थर्मोमीटर जो है वो आपको इस तरीके से डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। अब इसमें आपको थर्मोमीटर का जो वर्किंग एंड फंक्शनिंग है वो दिया गया है, राइट, जो कि एक प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। तो प्रैक्टिकली आप सीखते हैं कि भाई इसका जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर लेने का तरीका क्या है, कैसे एक्सपैंड करता है, राइट, तो एक्सपैंडेड बल्ब एट वन एंड, और इसमें मर्क्यूरी या अल्कोहल यूज किया जाता है क्योंकि वो टेम्परेचर को सही तरीके से जो है रिकॉर्ड कर सके। तो आप देखेंगे मर्क्यूरी वाला है वो ज्यादा कॉमन है, अल्कोहल वाला लैब्स में ज्यादा मिलेगा आपको या ऐसे जगहों पे मिलेगा जहां ऑब्जर्वेटरीज है, राइट। तो 2 मोस्ट कॉमन स्केल्स क्या है यहाँ पे है क्वेश्चन, देखिए सबसे ज्यादा 2 कॉमन स्केल क्या है थर्मोमीटर में, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्जन के लिए, CY5 = F-32/9, इसको आप याद रख लीजिए। C/5 = F-32/9। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप सेंटीग्रेड निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, अगर C दिया है तो आप F निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो और ज्यादा डिटेल्स में फर्दर देखते हैं, राइट, कि मैक्सिमम थर्मोमीटर का जो इस्तेमाल है वो उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट टेम्परेचर, नाम ही है मैक्सिमम थर्मोमीटर, राइट। तो ये चीज जो है मर्क्यूरी के मूविंग अप एंड डाउन से हम देखते हैं। उसके अलावा एक वर्ड है यहाँ स्टीवेंसन स्क्रीन, देख ही रहे हैं आप, एक स्क्रीन की तरह है ये। तो स्क्रीन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि थर्मोमीटर को ना आपको प्रोटेक्ट करना है बारिश से, अगर कोई ओला गिर गया कुछ हुआ तो ये स्क्रीन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूज किया जाता है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, राइट। इसको लकड़ी से बनाया जाता है और इनके साइड्स को आप एयर के लिए जो है वेंट्स दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत कॉमन सा चीज है। अगर आप कभी IMD विजिट करेंगे तो ये सब अब बहुत ज्यादा आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। तो स्टीवेंसन स्क्रीन जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है अपने यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में, विंडी एरियाज में। आप देखेंगे ऐसे खिड़कियां भी इस डिजाइन की आपने देखी होंगी, आई एम श्योर। तो ये कुछ वैसा ही दिखता है, कोई नई चीज नहीं है। और आप देखेंगे फर्दर, ये पुराना जो वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होते थे अब तो डिजिटल हो गया है। तो अब ये सब जनरली लैब्स में सिर्फ आपको पुराने इंस्ट्रूमेंट की तरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब दोनों कंडीशन में, राइट। दोनों आइडेंटिकली दिखता है, थोड़ा वुडन फ्रेम में आप देखेंगे पुराना, राइट। ये दोनों यूज किया जाता है। फर्दर आप देखिए तो बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किसने बनाया था? टॉरिसेली ने बनाया था, राइट। टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था इसको। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखता है और उसमें खास करके आपको बैरोमीटर जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखने के लिए, तो सी लेवल पे बोलते हैं ना, मीन सी लेवल पे कितना है, उसके हाथ हाइट के साथ कैसे वेरिएशन है, तो बैरोमीटर और बैरोग्राफ का इस्तेमाल बहुत कॉमनली होता है। तो
कॉमनली यूज क्या है, मर्क्यूरी बैरोमीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राइट, और एनेरॉइड और बार बैरोग्राफ्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और मिली बार में आप देखते हैं उसको कि कितना है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मीन सी लेवल से कंपेयर करते हैं। अब ये सब इसका जो है बेसिक पुराना वाला बैरोमीटर ऐसा दिखता था, एनारॉइड बैरोमीटर। तो इसमें इसका डिटेल दिया है, बस थोड़ा सा और आप ध्यान दे सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एनारॉइड बैरोमीटर का नाम कहाँ से आया, तो ग्रीक से नाम आया, ग्रीस से। एनरोस का मतलब होता है नॉट, निरोस मॉइस्चर मीनिंग विदाउट लिक्विड, तो विदाउट लिक्विड जो होता है वो, राइट, दिस इज एनारॉइड। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं बैग में रख के, ये वैसा कुछ है। और इससे आप रीडिंग लेके पैराग्राफ का काम कर सकते हैं। राइट, तो ये सारा रीडिंग्स जो है आप स्टैंडर्डाइज तरीके से मर्क्यूरी बैरोमीटर से लिया जाता है। अब आते हैं विंड वेन क्या होता है, तो विंड वेन आप देखेंगे ना इस तरीके से लगा होता है, एक लाइट वेट रिवॉल्विंग प्लेट की तरह, और इसमें मेटल्स लगे होते हैं दोनों एंड पे, एट पर्टिकुलर एंगल, सेम एंगल पे। और ये इस तरीके से कहीं आपने लगा हुआ भी देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर। तो ये जो है आपका काम करता है, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ये सब चीजें आपको बताता है। और विंड रोज का डेटा, इसको बोलते हैं विंड रोज। तो विंड रोज का डेटा आपको इंडिया में कहाँ से मिलेगा, सीपीसीबी से मिलेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसको देखता है, सीपीसीबी। राइट, तो आप स्टेट वाले पे या सेंटर वाले पे जो ऑफिस मिल जाए वहां जाके आप इसका डेटा भी ले सकते हैं, इससे आपको विंड का स्पीड, विंड का डायरेक्शन, ये सब चीजें बताई जाती हैं। और ऐसे ही आपको यहाँ पे रेन गेज दिया है, अब ये कुछ नहीं है, एक स्टोरेज जैसा एक सिलेंडर है, इसमें यहाँ पे मार्कर्स होते हैं, और इसमें जितनी बारिश हुई, इसको जनरली 1 मीटर ऊपर रखा जाता है ग्राउंड से, और उसमें जितना भी इकट्ठा होता है उतना सेंटीमीटर रेनफॉल या उतना मिलीमीटर रेनफॉल बता दिया जाता है कि इतना हुआ। राइट, तो ये चीजें हैं ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही आप रेन गेज के बारे में देख रहे थे अभी पीछे। अब बात करते हैं मैप्स एंड चार्ट्स की। अब वेदर मैप्स एंड चार्ट से क्वेश्चन आता है कई बार। तो वेदर मैप्स की बात अगर हम करें तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपने इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट किया, वही डेटा आप मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डिपिक्ट करता है वो कंडीशंस को बताता है किसी एरिया में, क्योंकि मैप है तो एरिया होगा, लोकेशन होगा, वहां पे कैसा सनशाइन है, क्लाउडीनेस है, विंड का डायरेक्शन कैसा है, राइट, किस टाइम पे डे में कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। राइट, तो ये आईएमडी जो है इसको प्लॉटिंग करता है, वेदर मैप्स एंड चार्ट्स को रेगुलरली तैयार करके आपको देता है। आप आजकल वेदर मैप्स देखते हैं, एप्स आ गए हैं कितने सारे फोन्स में आपके, देखते हैं आप इसको। तो ये सारा जो है इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही लिया जाता है, उसको मैप बनाया जाता है। अब मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी है पुणे में, वहां से 2 बार दिन में ट्रांसफर किया जाता है। राइट, तो डेटा कलेक्शन सारा सेंटर पुणे में है, वहां से 2 बार आपको मिलता है। और इसमें कुछ बातें आप देखिए, अ गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है हमने, आईएमडी ने। अब हम काफी एक्यूरेसी लेके आ गए हैं, इसमें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है। राइट, और इसमें फर्दर एंटार्क्टिका में भी हमारा जो सेंटर है वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट वहां से जो है वेदर कंडीशंस का जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपेडिशन में काम हो रहा है। राइट, रॉकेट एंड वेदर सैटेलाइट्स के ऊपर हमारा बहुत सारा जो वर्क है वो हम देखते हैं कि हम इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वेदर इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। फर्दर वेदर चार्ट्स की बात अगर आप करें तो कुछ नाम ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पर्टिकुलर कोड्स होते हैं। तो आप देखिए, सिनॉप्टिक वेदर चार्ट नाम है एक का। राइट, तो क्या है कि दे कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन वन सिंगल चार्ट अनलेस कोडिंग डिजाइन टू गिव इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऐसे वेदर चार्ट जहां पे कोडेड होता है चीजें, उसको सिनॉप्टिक वेदर चार्ट्स कहते हैं। और कोड जो है वो मेट्रोलॉजिकल सिंबल्स की तरह यूज करते हैं। तो ऐसे वेदर चार्ट आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे एयर मासेस का इंफॉर्मेशन, प्रेशर सिस्टम का, फ्रंट्स का, एरियाज ऑफ प्रेसिपिटेशन का, ये सारा नॉलेज आपको वेदर चार्ट देखने से मिलेगा। बट इसके कोड को आपको समझना पड़ेगा, जो कि क्लासरूम में आपके टीचर लैब में आपको बताते हैं कि कैसे रीड करते हैं। वो रीडिंग मैं इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट फॉर रिवीजन ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोडिंग होती है, वेदर सिंबल्स यूज किए जाते हैं। राइट, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल वेदर ब्यूरो जो है वो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए वेदर सिंबल्स की बात करता है। अब यहाँ पे आप एटलीस्ट कम से कम सिंबल देख सकते हैं और इसकी बात समझ सकते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब है। जैसे कहीं थंडरस्टॉर्म आता है तो ये वाला सिंबल है, एरो वाला, ट्विस्टेड एरो, ये दिखता है। हेल स्टोन कहीं पे तो ये आपको ट्रायंगल वाला दिखेगा। ऐसे कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट पता हो, जैसे डस्ट सैंडस्टॉर्म है तो कुछ 8 जैसा दिखता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 1 2 बार देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ब्रीज के लिए भी है लाइन डायग्राम्स, और इस तरीके से दिया गया है किस तरीके से हरिकेन स्टॉर्म,
ये सारा चीज जो है आपको बता देगा कि क्या कंडीशन है। अब बात है कि मैपिंग ऑफ क्लाइमेटिक डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुत सारे लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मल्टीपल टाइप्स के मैप बनेंगे। तो इसको कुछ आइसोमेट्रिक लाइंस कहते हैं, ऐसे लाइंस जो सिमिलर चीजों को ज्वाइन करें, राइट, और उसको मेजर करें। तो आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो क्या क्या है, हम आइसोप्लेथ मैप बनाते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे कैसे टेम्परेचर, रेनफॉल वेरिएशन हो रहा है, सनशाइन, क्लाउडीनेस कैसा है। तो आप देखेंगे कुछ लाइंस और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस पर्पस के लिए। तो आइसो बार का इस्तेमाल करते हैं इक्वल एयर प्रेशर वाले एरिया के लिए। आइसोथर्म का, थर्मल मींस हीट होता है, इक्वल टेम्परेचर का करते हैं। आइसो हाइट का मतलब हो गया रेनफॉल वाला, राइट। आइसो हेल्स का मतलब हो गया मीन डेली ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ये ध्यान रखिएगा, आइसो हेल्स। हेल जो वर्ड है वो बेसिकली हीलियम जो शब्द है, या हीलियन जो, हीलियोस जो शब्द है, राइट। HELIOS, हीलियोस का मतलब होता है सन, राइट, तो सनशाइन। और आइसोनेफ, तो नेफ जो होता है नेफोलॉजी से आता है, याद रखिए, नेफोलॉजी इज साइंस ऑफ क्लाउड्स। तो आइसोनेफ मतलब क्लाउडनेस। ये शब्दों का मतलब अगर आप जानते हैं तो ये आंसर आप आराम से कर पाएंगे कभी भी, राइट। अब इसका इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। तो आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो लैब में सीखनी है। आप इन वेदर चार्ट्स को देखिए, मैप्स को देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन सीखिए। ये सारी बातें हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क का पार्ट है तो मैं इसको यहाँ इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैप्स के ऊपर। ये सारी चीजें आपको देख के सीखनी चाहिए लैब के अंदर, राइट। बट थियोरेटिकली जितनी बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया। उसके आधार पे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो लास्ट में दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रहेगी। कुछ खास चीजें जो मैंने ऐड की हैं, जो कि बताया मैंने वर्ड्स के बारे में, चीजों के बारे में, उसको आप ध्यान रखेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। एंड प्लीज अगर आपने वीडियो देखा है अपने पर्पस के लिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके आगे हम लोग लेके आएंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाला पोर्शन, जो क्लास 11th की दूसरी किताब है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इंडिया में। ऑल द बेस्ट विशेस।